सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बीए फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी आपका फर्स्ट पेपर भौतिक भूगोल जो आपके पेपर है यानी फिजिकल ज्योग्राफी, उसमें से आज हम टॉपिक पढ़ेंगे चट्टान यानी रॉक्स से संबंधित जो आपके चैप्टर में है, आपके इस सिलेबस में है, तो उससे संबंधित आज हम इसका पहला भाग पढ़ेंगे। कौन सा भाग पढ़ेंगे? इसका चट्टान का पहला भाग, क्योंकि ये थोड़ा पार्ट बड़ा है तो इस बड़े पार्ट को दो भागों में हमें पढ़ना होगा। दूसरा भाग शीघ्र ही इसके जस्ट बाद शुरू हो जाएगा। इससे पहले के जितने भी वीडियोस हैं वो सारे वीडियो आप ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, हिंदी, इन जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, इन सभी के वीडियोस है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। वहां पर प्लेलिस्ट में आप जाकर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बिल्कुल अपडेट की हुई है और उसमें प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको अलग अलग सब्जेक्ट वाइज वहां पर लिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप पढ़ सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपकी बहुत अधिक मदद करेगा। अगर चैनल पर पहली बार हैं, नए हैं, तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि इसी प्रकार के वीडियोज है वो आपको निरंतर मिलते रहें। तो आइए हम पढ़ते हैं चट्टान क्या है। ये चैप्टर आपके सिलेबस में है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो आपके चैप्टर है उसी में से ये चैप्टर बनता है, चट्टान यानी रॉक्स। आर्थर होम्स के अनुसार पृथ्वी को दो मंडलों में विभक्त किया जाता है। आर्थर होम्स है पृथ्वी को कितने मंडलों में विभक्त करते हैं? दो। और पहला तो है भूपरपटी या पपड़ी या क्रस्ट, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट का अर्थ होता है जैसे भूमि की जो ऊपर की पपड़ी होती है, भूपरपटी होती है, उसे क्रस्ट कहा जाता है हिंदी में, अंग्रेजी में, और वैसे भूपरपटी कहते हैं। और दूसरा जो होता है अधः स्तर होता है, जो नीचे का भाग होता है। भूपरपटी या पपड़ी, जिसको पृथ्वी के बाह्य मंडल को क्रस्ट या पपड़ी कहते हैं। अब जैसे क्रस्ट किसे कहते हैं, तो अगर मान लो छोटा सा प्रश्न आ जाता है कि क्रस्ट किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखेंगे? पृथ्वी के बाह्य मंडल को अर्थात ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? क्रस्ट या पपड़ी कहते हैं। क्रस्ट ठोस अवस्था में होता है और क्रस्ट का ऊपर उठा हुआ भाग जो कि स्थल को प्रदर्शित करता है, स्थल मंडल कहलाता है। ऊपर उठा हुआ भाग जो होता है वो स्थल मंडल कहलाता है। और जलप्लावित भाग जलमंडल के नाम से अभिहित किया जाता है। चट्टान किसे कहते हैं? चट्टान का शाब्दिक अर्थ क्या है? चट्टान किसे कहते हैं या रॉक्स क्या है? चट्टान जो शब्द है वो लिथास शब्द से बना है और यह लिथास जो शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ चट्टान ही होता है। पृथ्वी की पपड़ी के पदार्थों को ही चट्टान कहा जाता है। पृथ्वी की जो पपड़ी होती है, ऊपर की जो क्रस्ट होती है, इसके पदार्थों को ही चट्टान कहते हैं। भूगर्भ शास्त्र के बाहर चट्टान शब्द का तात्पर्य किसी कठोर तथा दृढ़ भाग से लिया जाता है, परंतु भूगर्भ शास्त्र और भूगोल में चट्टान शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में लिया जाता है। केवल भूगर्भ शास्त्र में यदि हम देखें तो उसका अर्थ है कठोर, लेकिन भूगोल में यदि हम देखें तो इसका एक व्यापक अर्थ लिया जाता है, जिसमें चट्टान शब्द के अंतर्गत पपड़ी के सभी पदार्थों को शामिल किया जाता है। पपड़ी में चाहे वो कठोर है, चाहे मृदु है, चाहे कठोर नहीं है, तो भी उसे शामिल किया जाता है, चाहे कठोर हो या कोमल हो। जैसे चट्टान जो होती है ग्रेनाइट तथा बालू का पत्थर के समान कठोर हो सकती है, चीका और रेत की तरह कोमल हो सकती है, और खड़िया मिट्टी तथा चूने पत्थर की भांति प्रवेश्य अथवा स्लेट के सदस्य अप्रवेश्य भी हो सकती है। यानी चट्टान है वो कोई भी है। तो कहने का अर्थ है कि चट्टान के अनेक रूप हो सकते हैं। जैसे चट्टान है वो ग्रेनाइट और बालू का पत्थर की तरह कठोर भी हो सकती है, चीका और रेत की तरह कोमल भी हो सकती है। चीका मतलब मिट्टी, क्ले। और जैसे खड़िया मिट्टी और चूने मिट्टी की भांति प्रवेश्य, यानी जिसपे प्रवेश किया जा सकता है, प्रवेश्य। और स्लेट की तरह अदृश्य सदस्य जो है अप्रवेश्य भी हो सकती है। तो चट्टान की रचना है वो खनिज पदार्थों से मिलकर होती है। कहने का अर्थ यह है कि चट्टान किससे बनती है? खनिज पदार्थों से मिलकर के बनती है। आर्थर यानी शेलों का अधिकांश भाग किन खनिजों का सम्मिश्रण होता है? शेल या जिनको चट्टान कह सकते हैं, चट्टानों का जो अधिकांश भाग है वो किन खनिजों से मिलकर के बनता है, कौन से सम्मिश्रण से होता है? आर्थर होम्स के अनुसार शेलों का अधिकांश भाग खनिजों का सम्मिश्रण होता है। पपड़ी के अनेक तत्व कई रूपों में एकत्रित तथा संगठित होकर के शेलों का निर्माण करते हैं। ये तत्व अत्यंत हल्के होते हैं। यही कारण है कि पृथ्वी की पपड़ी अधः स्तर से हल्की तथा कम घनत्व वाली होती है। अधः स्तर यानी ऊपर की जो पपड़ी होती है, क्रस्ट जो होता है, वो अधः स्तर से निचले भाग से है वो कम घनत्व वाली होती है और हल्की भी होती है। पपड़ी की शेलों की रचना लगभग है वो 2000 खनिजों से, लगभग 2000 खनिज मिलकर के और भूमि का जो ऊपरी परपटी है, भूमि की जो पपड़ी है, वो बनाते हैं, जिनमें से मुख्य 6 खनिज रहते हैं। पपड़ी या क्रस्ट के निर्माण में कितने खनिज काम करते हैं? 6, जिसमें फेल्सपार, स्फटिक, चट्टान, पायरोक्सिन्स और
एम्फीबॉल्स, माइका जिसको अब्रक कहते हैं, और ओलिवान। ये 6 है पदार्थ मिलकर के और इसे पपड़ी का निर्माण करते हैं। अब हम यदि देखते हैं कि चट्टान जो होते हैं इनका वर्गीकरण किया जाए कि चट्टान जो है किस प्रकार की होते हैं। चट्टानों का वर्गीकरण, चट्टानों का वर्गीकरण शैलों को सामान्य रूप से उनके निर्माण प्रक्रिया के आधार पर विभाजित किया जा सकता है। जैसे चट्टानों को हम अलग अलग तरह से विभाजित कर सकते हैं। बनावट की प्रक्रिया के आधार पर चट्टानों को 3 भागों में बांटते हैं। बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर आग्नेय शैल, आग्नेय शैल का जैसे आग्नेय चट्टान कह सकते हैं, आग्नेय शैल कह सकते हैं। पृथ्वी के तरल मैग्मा और लावा के शीतल होने से जो शैल बनती है, जो चट्टान बनती है, उसे आग्नेय शैल कहते हैं। और ये प्राथमिक शैल भी या प्राथमिक चट्टान भी कहलाती है। औषधि शैल, औषधि शैल अवसादों के जल भाग में जमा होने तथा जीवावशेषों के जमाव से जो निर्मित शैल होती है, अर्थात जो जल भाग जमा हो जाते हैं, अवसाद जमा होते हैं, या जैसे मान लो कोई जीवों का अवशेष उनका जमाव होता है, जम जाते हैं और उनसे जो शैल बनती है, उनसे जो चट्टान बनती है वो अवसादी चट्टान होती है। तीसरी जो होती है वो रूपांतरित चट्टान होती है और ये रचना के आधार पर है। दाब तथा ताप के कारण आग्नेय एवं अवसादी शैलों में परिवर्तित होकर निर्मित शैल। रूपांतरित क्या होती है, जैसे आग्नेय शैल और अवसादी शैल, इनसे क्या है कि ये परिवर्तित होकर के एक रूपांतरित शैल यानी अलग रूप बन जाता है, वो रूपांतरित शैल कहलाती है। इसका दूसरा विभाजन होता है सामान्य रूप से विभाजन। सामान्य रूप से विभाजन में एक तो रवेदार शैल होती है, रवेदार शैल में आग्नेय शैल होती है, रूपांतरित शैल, अवसाद रूपांतरित शैल और आग्नेय शैल। अगर मान लो आपसे प्रश्न आ जाता है कि किन्हीं 2 रवेदार शैलों के नाम लिखिए या चट्टानों के नाम लिखिए, तो आग्नेय चट्टान और रूपांतरित चट्टान। ढेरयुक्त शैल जिसे अवसादी शैल कहते हैं, ढेरयुक्त का अर्थ है कि ये ढेर के रूप में होती है। अब आग्नेय शैल क्या है या आग्नेय चट्टान क्या है, ये देखते हैं। आग्नेय शब्द लैटिन भाषा के इग्निस शब्द से बना है, इग्निस शब्द से बना है और इग्निस जिसका शाब्दिक अर्थ अग्नि होता है, लेकिन वास्तव में यह सचमुच में अग्नि नहीं होती। आग्नेय शैल में इग्निस से लिया गया, इग्निस का अर्थ शाब्दिक अर्थ अग्नि होता है, क्योंकि ये आग्नेय की जो रचना होती है तप्त और तरल मैग्मा के शीतल होने से होती है। हालांकि जब आग्नेय की रचना होती है आग्नेय शैल की, तो उस समय जो मैग्मा निकलता है वो मैग्मा बहुत गर्म भी होता है, तप्त भी होता है, लेकिन वो ठंडा होने के बाद ये शैल बनती है। चूंकि मैग्मा तप्त होने के कारण अंगारे की तरह लाल होता है, इसलिए अग्नि की आशंका होती है, वैसे सचमुच में अग्नि नहीं होती है। इस प्रकार आग्नेय का निर्माण मैग्मा के ठंडा होकर जमकर ठोस होने से होता है। तो आग्नेय शैल है वो मैग्मा बाहर निकलता है और मैग्मा जब बाहर निकल के ठंडा हो जाता है तो उससे इस चट्टान का निर्माण होता है। चूंकि सर्वप्रथम इसी शैल का निर्माण हुआ था, अतः इसे प्राथमिक शैल कहा जाता है। सबसे पहले कौन सी चट्टान बनी थी, आग्नेय चट्टान बनी थी, और आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। अब आग्नेय चट्टान को हम कैसे पहचानेंगे कि इसकी क्या विशेषताएं हैं, आग्नेय चट्टान की विशेषताएं क्या है। आग्नेय चट्टान एक कठोर होती है और जल बड़ी कठिनाई से जोड़ों के सहारे प्रविष्ट होता है। जैसे इनमें जल है, पानी बहुत ही कठिनाई से बैठता है, अर्थात जहां पर आग्नेय चट्टान होती है तो पानी सोखता नहीं है, तो आग्नेय चट्टान कठोर होती है। दूसरी बात, आग्नेय चट्टानें रवेदार होती है और दानेदार होती है, परंतु रवों की बनावट में पर्याप्त अंतर पाया जाता है, उनके आकार तथा रूप में भी अंतर पाया जाता है। रवेदार होती है और दानेदार होती है, रवे जो है अलग अलग तरह के होते हैं। आग्नेय चट्टानों में परतें नहीं पाई जाती है, परत नहीं होती है, ये एक ही तरह की होती है। इनमें पानी का प्रवेश बहुत कम होता है और इसलिए रासायनिक अपक्षय प्रभाव बहुत ही कम होता है। अगर चैनल पसंद आता है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। 5वां है, आग्नेय शैलों में जीवावशेष नहीं पाए जाते। आग्नेय शैल होते हैं जिसमें जीवों के अवशेष फॉसिल्स नहीं मिलते हैं, फॉसिल से नहीं मिलते हैं यानी अवशेष नहीं होते। आग्नेय शैलों में संधियां होती है, संधियां मतलब जॉइंट, संधियों निचले भाग की अपेक्षा ऊपरी भाग में अधिक पाई जाती है। आग्नेय शैल में जो संधियां होती है अर्थात जॉइंट जो होते हैं वो नीचे के भाग की अपेक्षा ऊपर के भाग में ज्यादा होते हैं। आग्नेय चट्टानों का संबंध प्राय ज्वालामुखी क्रिया से होता है, अर्थात इनका निर्माण ज्वालामुखी से निकले लावा से होता है। तो ये आग्नेय शैल की विशेषताएं थी। अब आग्नेय शैल के बारे में एक दो सवाल इस प्रकार के आ सकते हैं कि आग्नेय शैलों में जीवाश्म क्यों नहीं पाए जाते। आग्नेय शैल जो होते हैं उसमें जीवाश्म क्यों नहीं पाए जाते हैं। इसका कारण है कि आग्नेय शैलों में जीव जंतुओं और वनस्पतियों के अवशेष नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि जब पृथ्वी की सृष्टि हुई थी उसी समय से पृथ्वी के ठंडा होने से इस चट्टान का निर्माण होने लगा था। अर्थात जब से ये वो जो मैग्मा ठंडा हुआ, लावा ठंडा हुआ, तभी इसका निर्माण हुआ।
जबकि प्रारंभ में पृथ्वी पर जंतुओं और वनस्पतियों का आविर्भाव नहीं हुआ था। यानी जब से ये पृथ्वी बनी है तब से क्या है कि इसका निर्माण हुआ, और जब से पृथ्वी बनी तो पृथ्वी बनते ही तो इसमें जीव जंतु थे ही नहीं, तो इसलिए इसमें जीवाश्मेष नहीं पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टान का निर्माण तप्त और तरल मैग्मा के ठंडा होने से होता है। अत्यधिक उष्णता के कारण जीवावशेष यदि होते हैं तो भी वो नष्ट हो जाते हैं, अगर हो तो भी वो नष्ट हो जाते हैं। ये आग्नेय शेल में जीव अवशेष नहीं पाए जाने के कारण है। एक ऐसा प्रश्न आ सकता है कि आग्नेय शेल में संधियां निचले भाग की अपेक्षा ऊपरी भाग में अधिक क्यों होती है? संधियां यानी जॉइंट्स जो होते हैं वो ऊपर के भाग में ज्यादा क्यों होते हैं? इसका कारण क्या है? इसका कारण है आग्नेय शेल के ठंडा होने से सिकुड़ने के कारण ऊपर का भाग सिकुड़ जाता है, इसलिए। दूसरी बात है यांत्रिक अपक्षीकरण, प्रसार और संकुचन द्वारा। यानी यांत्रिक अपक्षय यानी जब जो मैग्मा जो होता है जब ठंडा होता है तो संकुचन भी होता है, उसका कुछ समय के लिए प्रसार होता है, प्रसार होकर फिर संकुचन होता है, तो उससे क्या है उसमें जॉइंट पड़ जाते हैं। तीसरी बात है चट्टान के ऊपर स्थित पदार्थों के हट जाने से दबाव में कमी आ जाती है। ऊपर का पदार्थ हट जाता है जिसमें दबाव में कमी आ जाती है, जिससे जॉइंट बन जाते हैं। संतुलन की अव्यवस्था कारण भूपृष्ठ पर आने वाली हलचल द्वारा। अब जैसे मान लो जब वो बाहर निकलता है मैग्मा बाहर निकलता है तो असीमित मात्रा में वो वहां पर आकर के पड़ता है, तो फिर वहां पर क्या है कि अव्यवस्थित हो जाती है, मतलब वो एकदम ये तो है नहीं कि जितना डाला जाता है या सांचा होता है, तो इसलिए जहां से क्या है कि भूमि की जो स्थिति होती है उस स्थिति के कारण भी उसमें दरारें पड़ जाती है। आग्नेय शेलों का वर्गीकरण। आग्नेय शेलों का वर्गीकरण है वो इस प्रकार विभाजित किया जाता है उत्पत्ति प्रक्रिया के आधार पर। उत्पत्ति प्रक्रिया के आधार पर जब हम इसको करते हैं तो एक तो अंतर्निर्मित होती है और एक बाह्य निर्मित होती है। दो तरह की उत्पत्ति के आधार पर दो तरह की आग्नेय शेल होती है, अंतर्निर्मित और बाह्य निर्मित। अंतर्निर्मित को हम पताली आग्नेय शेल और मध्यवर्ती आग्नेय शेल। अंतर्निर्मित जो अंदर जो निर्मित होती है उसको पातालीय और मध्यवर्ती कहा जाता है। बाह्य निर्मित में एक विस्फोटक होती है और एक शांत प्रकार की होती है, यानी दो प्रकार की होती है। एक तो उत्पत्ति के आधार पर हो गई, दूसरी होती है कणों के आधार पर, रवे जो होते हैं रवों के आधार पर। बड़े कणों वाली आग्नेय शेल, महीन कणों वाले आग्नेय शेल, एफिनिटिक यानी सूक्ष्म कणों वाले आग्नेय शेल, ग्लासी जिसमें कण नहीं होते हैं, वो ग्लास की तरह बिल्कुल चिकनी होती है आग्नेय शेल, और पोरोफाइरिटिक यानी मिश्रित कणों वाली जिसमें कण भी होते हैं और नहीं भी होते हैं। तो ये 5 प्रकार की कणों के आधार पर होती है। और एक तीसरा जो वर्गीकरण होता है वो रासायनिक संरचना के आधार पर होता है, जिसमें अम्ल प्रधान आग्नेय शेल होती है, बेसिक आग्नेय शेल होती है। ये 2 प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार से इसका विभाजन किया जाता है, उत्पत्ति के आधार पर, कणों के आधार पर और रासायनिक संरचना के आधार पर। सबसे पहले हम उत्पत्ति के आधार पर इनको पढ़ करके देखते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर इनका क्या वर्गीकरण है। उत्पत्ति के आधार पर जो बाह्य निर्मित और अंतर्निर्मित 2 प्रकार की आग्नेय चट्टानें जानी जाती है, जिसके एक तो अंतर्जात यानी अंतर्निर्मित और बाह्य आग्नेय शेल, 2 तरह से उत्पत्ति के आधार पर होती है। एक तो बाह्य आग्नेय शेल होती है और एक अंतर्निर्मित होती है या अंतर्जात होती है। अब सबसे पहले हम अंतर्जात को देखते हैं कि अंतर्जात बाह्य ये जो आग्नेय शेल क्या है। अंतर्जात आग्नेय शेल जब ज्वालामुखी के उद्गार के समय मैग्मा ऊपर की तरफ अग्रसर होकर के धरातल के ऊपर न पहुंचकर धरातल के अंदर ही ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है, तो आंतरिक आग्नेय शेल का निर्माण होता है। यानी क्या होता है, ज्वालामुखी है वो उद्गार के समय मैग्मा ऊपर की तरफ अग्रसर होकर के ऊपर आता है, ऊपर आकर के धरातल के ऊपर नहीं पहुंचता है, जबकि वो धरातल के अंदर ही ठंडा होकर के ठोस रूप धारण कर लेता है, तो वो क्या है कि आंतरिक आग्नेय शेल हो जाती है। पृथ्वी के अंदर से आता है लेकिन पूर्णतः ऊपर जमीन के ऊपर नहीं आता, वो अंदर अंदर ही नीचे ही ठोस हो जाता है। और अंतर्जात आग्नेय शेल है वो 2 भागों में विभाजित होती है, एक तो पातालीय और एक मध्यवर्ती। पातालीय का अर्थ होता है जो सबसे नीचे होती है, और मध्यवर्ती जो उनके बीच में होती है। पातालीय अंतर्जात आग्नेय शेल क्या होती है? इस प्रकार की आग्नेय चट्टानों का निर्माण पृथ्वी की अधिक गहराई में होता है, क्योंकि इनका ठंडा होना, जमाव और ठोस होना अधिक गहराई में होता है। ग्रेनाइट नामक आग्नेय शेल है वो पातालीय शेल का प्रमुख उदाहरण है। पातालीय जो अंतर्जात आग्नेय शेल है उसका अच्छा उदाहरण है वो ग्रेनाइट है। और इस पातालीय शेल का नामकरण प्लूटो के नामकरण पर किया गया, जिसका तात्पर्य होता है पाताल देवता। प्लूटो यानी पाताल का देवता जिसको कहते हैं। मध्यवर्ती अंतर्जात आग्नेय शेल होती है। मध्यवर्ती जब ज्वालामुखी के उद्गार के समय गर्म एवं तरल मैग्मा ऊपर उठता है, परंतु धरातलीय अवरोध के कारण दरारों, छिद्रों और नली में ही जमकर ठोस रूप धारण कर लेता है, तो इस प्रकार की शेलों का निर्माण होता है। ये मध्यवर्ती क्या होती है, ज्वालामुखी उद्गार गर्म होता है
ऊपर उठता है, लेकिन धरातलीय अवरोध आ जाता है और अवरोध के कारण क्या होता है कि वो अंदर ही किसी दरारों में जाकर के और रुक जाता है और वहां पर जम जाता है। जम करके वहां पर एक जिस शेल का या जिस चट्टान का निर्माण होता है वो मध्यवर्ती अंतर्जात होती है। जैसे इनमें जैसे बेथोलिथ है, फेकोलिथ है, लोपोलिथ है, डाइक है, शिल है, नेक है, ये प्रमुख जो मध्यवर्ती अंतर्जात आग्नेय शेल होती है, जिसके किनारे झुके होते हैं। छोटा नागपुरी पठारी भाग इसी प्रकार के आकार में देखने को, छोटा नागपुर का जो पठारी भाग है वो इसी प्रकार की अंतर्जात आग्नेय शैलों से बना हुआ है। बाह्य आग्नेय शैल वो तो अंतर्निर्मित थी, अब ये बाह्य अर्थात बाहर की। जब तरल और तप्त मेघमान लावा पदार्थ धरातल के ऊपर आकर के जम करके ठोस चट्टान का रूप धारण करता है तो इस प्रकार से निर्मित शेल को बाह्य आग्नेय शेल कहते हैं। बाह्य आग्नेय शेल का अर्थ है कि वो चट्टान जो लावा निकलता है ज्वालामुखी से या भूकंप से, जैसे कैसे भी ज्वालामुखी से जब वो लावा निकलता है तो वो लावा क्या होता है, जमीन पर फैल जाता है। बाहर आकर के कितनी मात्रा में फैलता है वो अलग बात है, लेकिन वहां आकर के वो फैलता है, उससे जो शेल बनती है, उससे जो चट्टान बनती है वो बाह्य आग्नेय चट्टान होती है। प्राय इस प्रकार से निर्मित शेल को ज्वालामुखी शेल भी कहा जाता है, क्योंकि बाहर आने के बाद लावा शीघ्र जम जाता है। इस प्रकार की शेल में या तो रवे मिलते ही नहीं है, यदि मिलते भी है तो काफी बारीक होते हैं, जिन्हें बिना माइक्रोस्कोप की सहायता के देखना कठिन होता है। इससे जो बाह्य आग्नेय शेल होती है तो बाह्य आग्नेय शेल में रवे नहीं होते हैं, और रवे नहीं होने का कारण है कि वो बाहर आकर के उसे इस प्रकार का वातावरण मिल जाता है। जैसे बेसाल्ट, ग्रेबो और अब्सोडिनियन जो नामक चट्टान है वो इसी प्रकार की शेल है। बेसाल्ट, ग्रेबो और अब्सोडियन ये जो चट्टाने हैं वो बाह्य आग्नेय शेल के रूप में जानी जाती है। और इस चट्टान को फिर दो भागों में बांटा जाता है। बाह्य आग्नेय चट्टान को भी दो भागों में, एक तो विस्फोटक उद्गार से निर्मित चट्टान और एक शांत उद्गार से। ज्वालामुखी भी क्या है, एक तो विस्फोट के साथ निकलता है और एक शांति से बाहर निकलता रहता है, उससे निर्मित जो शेल होती है वो शांत उद्गार से निर्मित होती है और एक विस्फोटक से निर्मित होती है। तीसरी जो प्रकार है वो है रासायनिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण बताया गया है। रासायनिक संरचना के आधार पर चट्टान का वर्गीकरण किस प्रकार है। सिलिका की मात्रा के आधार पर आग्नेय चट्टानों को चार भागों में विभाजित किया गया है। चार भाग, एक तो अम्ल प्रदान या एसिड वाली, अम्ल प्रदान जिसमें अम्ल ज्यादा होता है। जब आग्नेय चट्टानों में सिलिका की मात्रा 65 से 85% होती है तो उन्हें अम्ल प्रदान आग्नेय शेल कहा जाता है, जिसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है। खनिजों में क्वार्ट्ज और सफेद या पीले रंग के जो फेल्सपार खनिज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इनमें जो क्या होता है, पीले रंग का फेल्सपार है वो अधिक पाया जाता है। इनमें लोहे और मैग्नीशियम की मात्रा कम होती है, इनका रंग पीला होता है अम्ल प्रदान वाले का। ये चट्टानें कड़ी होती है तथा अपर्दन आसानी से संभव नहीं होता, इनका टूटना संभव नहीं होता और इन शेलों का प्रयोग मकान बनाने में अधिक होता है। ग्रेनाइट इस प्रकार की शेल का प्रमुख उदाहरण है। ये जो अपन पत्थर लाते हैं या जो जैसे जिन पत्थरों से हम मकान बनाते हैं वो पत्थर है, वो इसी प्रकार की शेल के अंतर्गत आते हैं। बेसिक आग्नेय शेल रासायनिक उत्पत्ति के आधार पर है ये। जब आग्नेय शेल में सिलिका का प्रतिशत 45 से 60 होता है, 65 से 85 हो जाता है, तब तो वो कौन सी हो जाती है जो अभी अपन ने ऊपर पढ़ी है। तब तो वो क्या होती है कि और 45 से 60 तक हो जाती है तो उसे बेसिक शेल कहा जाता है। और बेसिक चट्टानों में फेरोमैग्नीशियम की प्रधानता होती है और फेल्सपार की कमी होती है। उसमें फेल्सपार ज्यादा होता है, इसमें फेल्सपार की कमी होती है। इसमें लोहे की अधिकता से इन चट्टानों का रंग है वो गहरा लाल होता है। बेसिक चट्टान, ये जो बेसिक चट्टान होती है वजन में भारी होती है। बेसाल्ट, ग्रेबो और डोलेराइट ये बेसिक चट्टान के उदाहरण है। कौन कौन से, बेसाल्ट, ग्रेबो और डोलेराइट। और रासायनिक उत्पत्ति के आधार पर एक मध्यवर्ती शेल होती है। मध्यवर्ती शेल, जब आग्नेय शेल में सिलिका की मात्रा एसिड तथा बेसिक चट्टानों के बीच की होती है तो वो मध्यवर्ती हो गई, यानी उसमें न तो उसमें सिलिका की मात्रा न तो ज्यादा होती है और न कम होती है। इस चट्टान को मध्यवर्ती आग्नेय शेल कहा जाता है। डायोराइट और एंडेसाइट ये दोनों ही क्या होती है, मध्यवर्ती शेल होती है। इसके आधार पर है अल्ट्रा बेसिक चट्टानें। चौथा जो प्रयोग है रासायनिक जो इनकी जो समीकरण है या रासायनिक जो पदार्थ है उनके संयोग के आधार पर या पदार्थों की मिलावट के आधार पर जो है अल्ट्रा बेसिक होती है। जब आग्नेय शेल में सिलिका की मात्रा 45 से भी कम होती है तो उस शेल को अल्ट्रा बेसिक चट्टान कहते हैं। और पेरिडोटाइट जो होती है, पेरिडोटाइट जो चट्टान होती है या जो पदार्थ है उससे बनी जो चट्टान होती है वो कौन सी होती है, अल्ट्रा बेसिक चट्टानें होती है। अब जो चौथा जो विभाजन होता है वो होता है कणों की बनावट के आधार पर।
कणों की बनावट के आधार पर तीन बातें आधारित होती है, जैसे एक लावा की उत्पत्ति और उसके ठंडा होने का स्थान, दूसरा लावा के ठंडा होने से तथा ठोस होने की गति, यानी लावा ठंडा होने में कितनी गति थी उसकी, और एक है तरल लावा के साथ जल एवं गैस की मात्रा। ये तीन बातें हैं वो कणों की बनावट में निर्धारित करती है, अर्थात कण जो बनते हैं ना वो इन्हीं के आधार पर बनते हैं। जैसे लावा की उत्पत्ति, ठंडा होने का स्थान क्या था, और जैसे ठोस होने की गति क्या थी, और जो उसमें तरल जो लावा था उसमें जल और गैस की मात्रा कितनी थी, उसके आधार पर उसकी बनावट होती है। तो कणों के आधार पर एक तो होती है बड़े कणों वाली, बड़े बड़े कणों वाली। जब आग्नेय शेल का निर्माण मैग्मा के धरातल के नीचे ठंडा होने से होता है तो वहां के ताप और साथ में मिली जलवाष्प के कारण ठंडा होने की क्रिया धीरे धीरे संपन्न होती है तथा कण विभिन्न आकारों वाले होते हैं, और ग्रेनाइट इसका उदाहरण है। तो एक ग्रेनाइट है वो बड़े कणों वाली शेल के रूप में भी जाना जाता है। दूसरी है छोटे कणों वाली शेल। छोटे कणों वाली शेल, जब लावा का जमाव धरातल के ऊपर होता है तो लावा के शीघ्र ठंडा होकर जम जाने से महीन कणों की रचना होती है, और इस सेल को छोटे कणों वाली सेल कहा जाता है। एक होती है मध्यम कणों वाली सेल। जब कणों का आकार उपयुक्त दो प्रकार के बीच का होता है तो वह मध्यम कणों वाली चट्टान कही जाती है। अब एक और है, कणों के आधार पर उसका एक वर्गीकरण और है, जिसको दूसरा वर्गीकरण है जो कणों के आधार पर, यानी जो चट्टान है, चट्टान के जो कण बने हुए हैं, रवे बने हुए हैं, उनके आधार पर उनका विभाजन है। पहला नंबर है उसका बड़े कणों वाले आग्नेय शेल, जिसको फेनेरेटिक भी कहते हैं। फेनेरेटिक, जब आग्नेय शेल के कण इतने बड़े होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से देखा जा सकता है तो उस शेल को बड़े कणों वाली या फेनेरेटिक आग्नेय शेल कहा जाता है। फेनेरेटिक आग्नेय शेल का अर्थ है कि हम उन कणों को अपनी आंखों से देख सकते हैं, और कणों का आकार छोटे कण से लेकर 1 इंच तक की लंबाई तक का होता है। धरातल के नीचे बनने वाली खासकर जो प्लूटोनिक चट्टानें होती है वो इसी श्रेणी में होती है। प्लूटोनिक चट्टानें होती है फेनेरेटिक आग्नेय शेल की श्रेणी में रखी जाती है, और इनमें ग्रेनाइट है, डायराइट है, ये भी मुख्य रूप से इसी प्रकार की चट्टानें होती है। एक इनका नाम है पेग्मेटिटिक। पेग्मेटिटिक या बहुत बड़े कणों वाले चट्टान। इस श्रेणी में आने वाली आग्नेय चट्टानों के कण बहुत बड़े होते हैं, जैसे ग्रेनाइट समूह की उन चट्टानें जिसमें फेल्सपार और क्वार्टज अधिक संख्या में असमान रूप में पाए जाते हैं, वो पेग्मेटिटिक चट्टानों की श्रेणी में आते हैं। और एक होती है एफेनेटिक अथवा बारीक कणों वाली चट्टान। फेनेटिक, एफेनेटिक। एफेनेटिक में क्या होता है कि बारीक कण होते हैं, और इस प्रकार की आग्नेय चट्टानों के कण इतने बारीक होते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं कि बिना माइक्रोस्कोप की सहायता के हम उसे देख नहीं सकते, जिसमें बेसाल्ट, फेल्साइट, डाइक, सिल, स्टाक, ये जो चट्टानें होती है वो एफेनेटिक की श्रेणी में आती है। एफेनेटिक कौन से? बेसाल्ट है, फेल्साइट है, डाइक है, सिल है और स्टाक है, ये चट्टानें इसमें होती है। एक होती है ग्लासी अथवा कणहीन, जिसमें कण होते ही नहीं है। कणहीन जैसा लगता है वैसे कणहीन होती नहीं है, लेकिन इतने कणहीन होते हैं कि उसमें लगता ही नहीं है। इस प्रकार की सेल में कणों का प्राय अभाव होता है। बहुत सी बाह्य आग्नेय सेल तथा सीट एवं डाइक में पाई जाने वाली चट्टानें इसी श्रेणी में सम्मिलित की जाती है। एक तो जैसे ऑब्सिडियन और पिच स्टोन, जैसे फ्यूमिस और परलाइट, ये जो है ग्लासी अथवा कणहीन सेलों में आती है। ऑब्सिडियन, पिच स्टोन और फ्यूमिस और परलाइट, ये सब क्या है? ग्लासी अथवा कणहीन सेलें होती है। एक होती है यानी पोरफायरिटिक या मिश्रित कणों वाली। पोरफायरिटिक कहो चाहे मिश्रित कणों वाली कहो, जब किसी सेल में बड़े तथा महीन कण अर्थात बड़े एवं ग्लासी चट्टान साथ साथ पाई जाती है तो उस चट्टान को मिश्रित कणों वाली, जिसमें ग्लासी चट्टान भी होती है, महीन कण भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, तो इसका मतलब वो मिश्रित कणों वाली हो जाती है। एक होती है फ्रैगमेंटल अथवा टुकड़ों वाली सेल। आग्नेय सेल का ये प्रकार कणों के आधार पर नहीं है। इसमें चट्टान के बड़े बड़े तथा छोटे छोटे टुकड़े सम्मिलित होते हैं, जो कि ज्वालामुखी उद्गार के समय धरातल पर प्रकट होते हैं, जैसे बम है, लेपिली है, ब्रेशिया है, ज्वालामुखी की राख है, धूल है, टफ है, ये सारे के सारे किसमें आते हैं? फ्रैगमेंटल में आते हैं। कुछ महत्वपूर्ण शेलें में देखते हैं अपन। ग्रेनाइट शेल, ग्रेनाइट जो आग्नेय शेल है इसको हम देखते हैं। यह है अंतर्जात आग्नेय शेल का प्रमुख उदाहरण है ग्रेनाइट जो है, और जिसका निर्माण धरातल के नीचे काफी गहराई में हुआ था। इस चट्टान को प्लूटोनिक शेल भी कहा जाता है। ग्रेनाइट शब्द का तात्पर्य दो रूपों में लिया जाता है। पहला तो ग्रेनाइट समूह परिवार के रूप में, जिसमें अनेक शेलें शामिल होती है। दूसरा है इस शब्द में बड़े बड़े कणों वाली आग्नेय चट्टानों का आभास होता है, यानी ये बड़े कणों वाली चट्टानों के अंतर्गत आती है। ग्रेनाइट चट्टान का निर्माण धरातल से काफी गहराई पर होता है।
इसे मोटे और बड़े कणों वाली आग्नेय शैल भी कहा जाता है। ग्रेनाइट का निर्माण मुख्य रूप से क्वार्टज और आर्थोक्लास नामक खनिजों से होता है। क्वार्टज से और आर्थोक्लास जो खनिज होते हैं उनसे होता है, परंतु फेल्सपार खनिज सबसे अधिक पाए जाते हैं। इनमें सबसे अधिक जो है फेल्सपार पाया जाता है। जैसे अब्रक है, इसके अलावा अल्वाइट है, बायोटाइट है, हॉर्नब्लेंड है, मस्कोवाइट है। ये खनिज भी इस ग्रेनाइट चट्टान में पाए जाते हैं। इसके अलावा वर्तमान में प्राय ये सर्वमान्य तथ्य है कि ज्वालामुखी की उद्गार के समय निसृत पिघले और गर्म मेग्मा के धरातल के नीचे ठोस होने पर ग्रेनाइट का निर्माण हुआ है और होता भी है। यानी ये सबसे बिल्कुल क्लियर हो गया है कि ज्वालामुखी के उद्गार से जो मेग्मा निकला और वो मेघला धरातल के नीचे ठोस के रूप में जम गया, तो उसी से क्या है कि ये ग्रेनाइट बना है। और ग्रेनाइट में अलग अलग खनिजों का प्रतिशत अलग अलग है। जैसे क्वार्टज होता है उसमें 31.3% होता है, फेल्सार उसमें 52.3% होता है, अब्रक जो होता है इसमें 11% होता है, हॉर्नब्लेंड 2.4 होता है, लोहा इसमें 2% होता है, अन्य खनिज होते हैं वो लगभग 0.5 होते हैं। तो इस प्रकार जो है इनमें सबसे ज्यादा होता है फेल्सपार होता है। एक बेसाल्ट सेल होती है। बेसाल्ट है वो बारीक कणों वाली बाह्य आग्नेय शेल होती है, जिसका जमाव धरातल के ऊपर ज्वालामुखी के उद्गार के समय हुआ, जो धरातल के ऊपर है। ग्रेनाइट जो धरातल के अंदर है, जिसको हम अंतर्जात भी कह सकते हैं, और ये बेसाल्ट है, ये बाह्य आग्नेय शेल है। जब लावा का जमाव एक ठोस के रूप में शीघ्रता से हो गया, तो कणों का अभाव हो गया। यही कारण है कि कुछ बेसाल्ट चट्टानों में कण नहीं मिलते हैं। ऐसी चट्टानों को ग्लासी बेसाल्ट भी कहते हैं। जब इनके जमाव में कुछ समय मिल गया, तो कुछ बारीक कणों की रचना संभव हो गई और इन्हें एफेनिटिक बेसाल्ट भी कहा जाता है। कुछ बारीक कणों वाली होती है, कुछ ग्लासी कण वाली होती है, जिसमें कणहीन होती है। और ये प्रमाणित हो गया है कि बेसाल्ट का निर्माण भी ज्वालामुखी से निसृत लावा के धरातल पर ठंडा होने से हुआ है और होता भी है। इस प्रकार इस चट्टान को ज्वालामुखी शैल भी कहते हैं। ज्वालामुखी शैल किसको कहा जाता है? बेसाल्ट को कहा जाता है। बेसाल्ट की रासायनिक संरचना में सिलिका की मात्रा 45 से 65% होती है और ये चट्टान भारी होती है, परंतु कठोरता की दृष्टि से मुलायम होती है, आसानी से टूट जाती है। इसका विखंडन बड़ी आसानी से हो जाता है। इसमें लोहे की मात्रा सबसे ज्यादा होने के कारण बेसाल्ट का रंग है वो गहरा दिखता है। बेसाल्ट में फेल्सपार सबसे अधिक मात्रा में 46.2% पाया जाता है। इसके अलावा अजाइट होता है, ओल्विन होता है, इसके अलावा लोहा होता है। ये सारे जो खनिज पदार्थ उसमें होते हैं। उम्मीद करता हूं कि चट्टान से संबंधित जो पहला भाग है वो आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया है। और यदि अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करते हुए बताइएगा कि आपको कैसा लगा। यानी कमेंट बॉक्स में जाकर के आप बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।